क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 9। टुडे विल सी पार्ट 9। इससे पहले हम इस पे 8 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा था कि जो अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे। सारा पावर बोल्शेविक्स के हाथ में आ गया था जिसका कि लीडर था लेनिन, और सिविल वॉर भी हो गया था जिसमें बोल्शेविक्स को बाहर से बहुत सारा सपोर्ट भी मिला था। आज हम देखेंगे 4.2 मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कि सोसाइटी को सोशलिस्ट किस तरीके से बनाया जा रहा था। सिविल वॉर के दौरान हमने देखा था कि बोल्शेविक्स ने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करने का मीनिंग कि सारा पावर और मैनेजमेंट उनके हाथ में था। उन्होंने फार्मर्स और पीजेंट्स को परमिशन दी कि जो लैंड है उस पर कल्टीवेशन किया जाए। वो जो लैंड जो कि नोबिलिटीज और रिच लोगों से लेके उनको दी गई थी और जिसको कि सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया था। तो वो जो सोशल प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी जिसका सोशलाइज किया गया था, उस पे फार्मर्स या पीजेंट्स जो थे वो कल्टीवेशन कर सकते थे। बोल्शेविक्स ने कॉन्फिस्केट लैंड को यूज किया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जो लैंड उन्होंने नोबिलिटी से या रिच से ले ली थी, जिसका पावर अथॉरिटी उन्होंने ले लिया था और फार्मर्स को दिया था, वो उन्होंने यूज की लोगों को दिखाने के लिए कि कलेक्टिव वर्क किस तरीके से किया जा सकता है। यानी बहुत सारी लैंड को जोड़ के उस पर कलेक्टिव वर्क करना था। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। जो प्लानिंग थी वो पूरी सेंट्रलाइज कर दी गई, यानी पावर पूरी गवर्नमेंट के हाथ में आ गया और वहीं से प्लानिंग बन रही थी। इकोनॉमिक सबसे ज्यादा जो टारगेट था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था। तो लोग जो थे वो ऑफिशियल्स जो थे, गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने टारगेट बनाया 5 ईयर पीरियड के लिए। 5 साल के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है और इसी को कहा जाता है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान जो हमारे इंडिया में भी काफी टाइम तक चली। और इसमें क्या करते हैं कि 5 साल के लिए प्लानिंग कर देते हैं कि क्या क्या किया जाएगा, किस किस एरिया में डेवलपमेंट होगा, क्या क्या ग्रोथ होगी। तो जो गवर्नमेंट थी उसने सारे प्राइजेस फिक्स कर दिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। जितने भी प्राइजेस थे उसको फिक्स कर दिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 प्लान थे वो कौन से थे? 1927 से 1932 और 1933 से 1938। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। 1929 से 1933 में बात करें तो 100% हो गया ऑयल, कोल और स्टील फैक्ट्रीज में। जो ऑयल, कोल, स्टील इंडस्ट्रीज थी उसमें 100% तक प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, यानी बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, किस तरीके से ग्रोथ कर रही थी, या 5 ईयर्स जो प्लान चलाया था उसमें क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। बहुत सारी फैक्ट्री सिटीज बनी, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज बनी, और एक तरीके से फैक्ट्री को सोशलिज्म का सिंबल बनाया गया। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है, तो फैक्ट्रीज को एक तरीके से सिंबल ऑफ सोशलिज्म माना गया। यानी जितनी अधिक फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होगी तो सोसाइटी उतनी ज्यादा सोशलिस्ट मानी जाएगी। तो यहाँ चिमनी से जो स्मोक निकल रहा है तो वो निकल रहा है कि बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये तो हुए अच्छे अच्छे चेंजेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या हुई या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहा, या वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स की थी वो किस तरीके से खराब हुई, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इतनी फैक्ट्रीज बन रही थी, इतनी इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर होती जा रही थी। यानी जितने भी वर्कर्स वहां काम कर रहे थे उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी। सिटीज की बात करें, अगर हम मैग्नेटोवर्क्स की बात करें, तो जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टील प्लांट का, वो 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन हुआ। यानी स्टील प्लांट जो बन रही थी फैक्ट्री या इंडस्ट्री, उसका 3 साल तक काम चला। वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब हो गई। वर्कर्स बहुत हार्ड लाइफ जी रहे थे और इसी वजह से बीच बीच में प्रॉब्लम आती थी और काम रुक जाता था। तो फर्स्ट ईयर में ही ये काम कितना साल चला? 3 साल चला ये स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन का। तो फर्स्ट ईयर में ही 550 बार स्टॉपेज लगा, यानी 550 बार काम को रोका गया, क्योंकि वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही हार्ड हो रही थी। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। कंडीशन इतनी खराब थी, फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो वर्कर्स थे उनको टॉयलेट जाने के लिए भी 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ता था बार बार। और जो विंटर था वो कितना कोल्ड था कि -40 डिग्री से भी कम, यानी विंटर्स में जो टेम्परेचर था वो -40 डिग्री, बहुत ज्यादा ठंड थी और लोग बहुत ऊंची ऊंची फ्लोर्स पे चढ़ के काम करते थे वर्कर्स। तो उनको टॉयलेट जाने के लिए भी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, उनको बहुत नीचे की तरफ आना पड़ता था।
तो इस तरीके से बार बार काम रुकता भी था और वो सालों तक चलता था। तो ये तो बात हुई वर्कर्स की कंडीशन जो खराब हुई। कुछ उन्होंने अच्छे चेंजेस भी किए। जो वैश्विक गवर्नमेंट थी उन्होंने फैक्ट्री और वर्कर्स की फैमिलीज के लिए क्या क्या किया, इस पे क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए वैश्विक गवर्नमेंट ने, और किसके अंडर में, सेंट्रलाइज प्लानिंग के अंडर में। तो उन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम और अरेंजमेंट स्कीम के लिए किए गए। जो फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स थे जो स्कूल नहीं जा पाए, जो पढ़ नहीं पाए या एजुकेट नहीं हो पाए या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो उनके लिए स्कूलिंग सिस्टम था, वो बाद में उनके लिए पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। वेजेस वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। जो लेडीज थी, जो वुमेन काम करती थी, जो महिलाएं काम करती थी फैक्ट्रीज में, तो उनके बच्चों को भी रखने की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए किंडरगार्टन टाइप, नर्सरी टाइप ट्रेंचेस बनाए गए जहाँ पे वो जो वुमेन थी वो वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ती थी, वहाँ पे उनकी केयर की जाती थी। पब्लिक हेल्थ केयर भी बहुत सस्ती रेट में, चीप रेट में प्रोवाइड किया गया। हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। बहुत सारे मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के रहने के लिए। तो इस तरीके से वर्कर्स और फार्मर्स की फैमिलीज के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी गई वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन ये जो इफेक्ट था वो अनइवन था, सब तरफ एक जैसा नहीं था। और इसका क्या रीजन था कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। गवर्नमेंट ने किए तो बहुत सारे चेंजेस, लेकिन लिमिटेड थे उनके रिसोर्सेज, इस वजह से वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाए या बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ फोटोज हम देख सकते हैं जिसमें बता रखा है कि चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया 1930s, दे आर स्टडीइंग द सोवियत इकोनॉमी। यहाँ बच्चे पढ़ते हुए दिखा रखे हैं। यहाँ एक चाइल्ड जो है वो 5 ईयर प्लानिंग के ड्यूरिंग में सोवियत रशिया में काम करता हुआ दिखा रहा है मैग्नेटोस्कोप में। और यहाँ एक और पिक है जिसमें दिखाया है कि फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल, इतना बड़ा सा डाइनिंग हॉल है जिसमें सारे वर्कर्स साथ में खाना खाते हैं, सब काम करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स होते थे और बहुत सालों तक काम चलता था। और काम क्यों रुक जाता था बीच में, क्योंकि उनकी कंडीशन भी बहुत खराब हो जाती थी। अब हम देखते हैं 4.3 स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब ये स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन क्या है हम देखते हैं। जो स्टार्टिंग के इयर्स थे बहुत ज्यादा अच्छी प्लानिंग चल रही थी, 5 इयर्स प्लान्स भी चल रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। साथ ही एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन हुआ। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब था कि बहुत सारे फार्मर्स की, यानी डिफरेंट फार्मर्स की लैंड को एक साथ ज्वाइन करके उस पर कलेक्टिव काम किया जा रहा था, एक साथ मिलके काम किया जा रहा था। तो ये कलेक्टिवाइजेशन का भी स्टार्टिंग यहाँ पे हो गया था। 1927-1928 की बात करें तो सोवियत रशिया के टाउन्स में बहुत ज्यादा ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ग्रेन्स की। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइसेस फिक्स कर दिए कि इसी रेट पे ग्रेन बेचे जाएंगे, यानी फार्मर्स के लिए रेट फिक्स कर दी कि सब फार्मर इसी प्राइस पे ही अपने ग्रेन्स बेचेंगे। लेकिन जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो गवर्नमेंट को इस रेट पे ग्रेन नहीं बेचेंगे। यानी गवर्नमेंट सारा ग्रेन खरीदना चाह रही थी फार्मर से फिक्स रेट पे, लेकिन फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने मना कर दिया था। स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। अभी जो स्टेलिनिज्म है एक्चुअली ये नाम पे है स्टेलिन के। पार्टी का जो लीडर था लेनिन, उसकी डेथ के बाद पार्टी का जो हेड बना वो कौन बना, स्टेलिन। और स्टेलिन के नाम पे ये स्टेलिनिज्म बना क्योंकि स्टेलिन ने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हम देखते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। स्टेलिन जो लेनिन के डेथ के बाद हेड बना, उसने इंट्रोड्यूस किए फर्म इमरजेंसी मेजर्स। बहुत सारे अर्जेंट एक्शंस लिए जो कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस भी थे। उसका मानना था कि जो रिच फार्मर्स है, पीजेंट्स है या ट्रेडर्स है कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में तो इतना ज्यादा ग्रेन की शॉर्टेज नहीं थी, अच्छा चल रहा था, लेकिन वो उसका मानना था कि जितने भी रिस्क फार्मर्स या ट्रेडर्स हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उन्होंने अपने स्टॉक को रोक के रखा है और उन्होंने अपने माल को छुपा के रखा है गोडाउन्स वगैरह में, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब हम मार्केट में बेचेंगे, तो उससे प्रॉफिट उनको बहुत ज्यादा होगा। तो उसका मानना था कि इस तरीके से बहुत सारे फार्मर और ट्रेडर्स ने अपना माल स्टॉक को रोक रखा है और उनको उम्मीद है कि हाई प्राइस मिलेगी, इसलिए स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। उन्होंने ये माना कि इस तरीके से जो गोडाउन्स में माल छुपा रखा है या स्टॉक रख रखा है, इसको रोक दिया जाए और सप्लाई को अथॉरिटी, यानी पूरी गवर्नमेंट का उस पर पावर हो जाए, यानी जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट को मिल जाए, सारा जो स्टॉक में माल है वो सब गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आ जाए और फार्मर इस तरीके से छुपा के नहीं रख सकते।
1928 में जो पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में टूर किए, यानी स्टेलिन ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बहुत सारे मेंबर्स बनाए और उनको बोला कि जहां जहां ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे टूर करो, सुपरवाइज करो, उन पे नजर रखो, और नजर ये रखना है कि कहीं ये ग्रेन को कलेक्ट करके छुपा के तो नहीं रख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेंबर्स टूर करते थे, सुपरवाइज करते थे, और जो ग्रेन कलेक्शंस था उसको भी एनफोर्स करते थे। और वो जो फार्मर्स थे, वेल टू डू पीजेंट्स, उनको क्या नाम दिया गया? खुलेक्स। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि खुलेक्स क्या थे? तो खुलेक्स वो फार्मर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे, रिच थे, अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी शॉर्टेज तो चलती जा रही थी। अब शॉर्टेज को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि कलेक्टिव वाइज फार्म किए जाए, यानी फार्म्स को कलेक्ट कर लिया जाए, आपस में 3-4 फार्म्स को, खेतों को जोड़ दिया जाए और उस पर फिर काम किया जाए, और बहुत सारे लोग मिलकर उस पर काम करेंगे और जो भी उसका प्रॉफिट है उसको बांट लेंगे। ये भी कहा गया कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो छोटे साइज के फार्म की वजह से, छोटे साइज के खेतों की वजह से हो रही है। ये स्टेलिन के सारे मेजर्स थे। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टेलिन ने क्या क्या कलेक्टिवाइजेशन के लिए पॉलिसीज क्या क्या लगाई और फार्मर्स के लिए भी क्या क्या मेजर्स लिए। तो उसका मानना था कि एक तो जो फार्मर्स है रिच, वो अपना स्टॉक रख रहे हैं और जो हाई प्राइस होगी तब निकालेंगे, इस वजह से शॉर्टेज हो रही है। दूसरा उसका मानना था कि जो कलेक्टिवाइज फार्मिंग नहीं हो रही है क्योंकि छोटे छोटे साइज के फील्ड्स है, खेत है, तो उसकी वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। उसने कहा कि 1917 के बाद जो लैंड फार्मर्स को दे दी गई वो बहुत छोटी थी, स्मॉल साइज थी। अब स्मॉल साइज की फार्म पे जब खेती होगी तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा और उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। वो पुराने टेक्निक से ही खेती कर रहे हैं तो उस कल्टीवेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उसको मॉडर्नाइज नहीं किया गया है। To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state-controlled large farms. स्टेलिन का मानना था कि कुलक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी कि जो रिच फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत जमीन है उनको हटा दिया जाए और लैंड को, फार्म्स को मॉडर्न किया जाए और उसमें भी बहुत सारी मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज किया जाए। तो फार्मर्स से लैंड ले ली जाए और उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो जाए? स्टेट का कंट्रोल हो जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाए। तो इसी को कहते हैं स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। उसने ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बनाया जिसमें वो चाहता था कि कलेक्टिव फार्म्स हो जाए। 1929 में पार्टी जो थी वर्शिप पार्टी, उसने सारे फार्मर्स को फोर्स किया कि कलेक्टिव फार्म में कल्टीवेट करें और इस कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाता था? खोलकोस। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि खोलकोस क्या है? तो कलेक्टिव फार्म्स को ही हम खोलकोस कहते हैं। कलेक्टिव फार्म्स का मतलब है कि बहुत सारे खेतों को छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी ने ये फोर्स किया फार्मर्स को कि वो इस तरीके से अपने सारे खेत को जोड़ के बड़ी साइज का बना दे और उसमें कलेक्टिव काम करें, उसमें कल्टीवेशन करें। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। जितनी भी जमीनें थी वो सब कलेक्टिव कर दी जाए, सबको मिला दी जाए और फार्मर्स उसमें काम करेंगे और जो खोलकोस का प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। यानी जितने लोग भी कलेक्टिव लैंड पे काम करेंगे कलेक्टिवली उसका शेयर कर लेंगे सारा प्रॉफिट। लेकिन फार्मर इससे खुश नहीं थे, वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, गुस्से में थे। उन्होंने अथॉरिटी का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया और उन्होंने अपने लाइव स्टॉक जितने भी एनिमल्स थे जो उनके कल्टीवेशन में काम आते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। 1929 से 1931 में कैटल जो थे, कैटल मतलब वही लाइव स्टॉक जो एनिमल्स थे उनके जो कि काम आते थे खेती में, वो बिल्कुल कम रह गए, 1/3 ही रह गए। तो बहुत सारे फार्मर्स क्या कर रहे थे? कलेक्टिवाइजेशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको डिपोर्टेड या एग्जाइल कर दिया गया। डिपोर्टेड का मीनिंग होता है कि उनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया जाए फोर्सिबली, या एग्जाइल तब भी यही होता है कि अपनी कंट्री को छोड़ने को मजबूर कर दिया जाए। तो जो लोग कल्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको पनिशमेंट दिया गया। क्योंकि कल्टिवाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे थे? वो कह रहे थे कि वो रिच नहीं है, वो इतना ज्यादा रिच नहीं है और ना ही वो सोशलिज्म के खिलाफ है। जो फार्मर विरोध कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन का, उनका कहना था कि वो रिच नहीं है और ना ही वो सोशलिज्म के खिलाफ है। यानी ये माना जा रहा था कि वो बहुत रिच है, उन्होंने बहुत सारा स्टॉक रख रखा है और जब प्राइस बढ़ेगी जब वो बेचेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो इतने रिच भी नहीं है, ना सोशलिज्म के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते उस बहुत सारे रीजन की वजह से। यानी बहुत सारे फार्मर्स के अपने पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से वो कलेक्टिव काम नहीं करना चाहते थे या अपने फार्म्स को कलेक्ट नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे से लिंक नहीं करना चाहते थे। वो पर्सनली काम करना चाहते थे, इंडिविजुअल
अपनी अपनी कल्टीवेशन करना चाहते थे, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वो यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी उसने कुछ लोगों को तो कल्टीवेशन इंडिपेंडेंट करने को परमिशन दी, लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स के साथ बहुत ही अनसिंपैथेटिकली ट्रीट किया। यानी कुछ फार्मर्स को तो परमिशन दे दी कि हाँ अपने अपने खेतों पे कल्टीवेशन करें इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स को बहुत फोर्स किया कि नहीं, कलेक्टिवाइजेशन यूज करना है और कलेक्ट करना है, अपने फार्म्स को मिलकर ही काम करना है। कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ इमीडिएटली, यानी बहुत जल्दी या तुरंत क्या है कि जो स्टालिन ने इतने सारे एक्शन लिए उसके बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। और 1930 से 1933 के बीच में सबसे खतरनाक कहें कि डिवास्टेटिंग फेमाइन अकाल आ गया था। सोवियत हिस्ट्री का बहुत बड़ा अकाल माना जाता है, इसको फेमाइन माना जाता है, इस पे वेकेशन बनते हैं, जिसमें 4 मिलियन लोग मारे गए। तो 1930 से 1933 के बीच में जो बेड हार्वेस्ट थी उसकी वजह से बहुत बड़ा फेमाइन या बहुत बड़ा अकाल आ गया था। तो स्टालिन ने बहुत सारे चेंजेस भी किए, ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कोशिश की, तो स्टालिनिज्म या कलेक्टिवाइजेशन भी अप्लाई किया, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन इतना जल्दी नहीं बढ़ पा रहा था। तो बहुत सारे फार्मर्स इसके अगेंस्ट में भी थे, और जो पार्टी के अंदर थे वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी होती जा रही है, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन का तो कोई कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं निकल रहा है। यानी बहुत सारे फार्मर तो इसके खिलाफ है और कोई ग्रेन का प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। तो स्टालिन और उसके जो सिंपैथाइजर्स थे बहुत सारे लोग, उन्होंने जो क्रिटिक्स थे उनको कॉन्स्पिरेसी का नाम दे दिया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र। यानी जो भी स्टालिन के खिलाफ थे या जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन सबको कह दिया कि तुम सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, सोशलिज्म के खिलाफ हो तुम, और इसीलिए उनको पनिशमेंट दिया गया, उनके खिलाफ चार्ज लगाए गए। और 1939 में 2 मिलियन जो थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको लेबर कैंप में डाल दिया गया। और जबकि बहुत सारे तो बहुत इनोसेंट थे, उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन कोई भी नहीं बोल सका, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। बहुत सारे लोगों को के ऊपर फॉल्स कन्फेशन चले, टॉर्चर किया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उनके अंदर बहुत सारे तो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, मतलब जिन्होंने भी इसके खिलाफ क्रिटिसाइज किया उन सबको बहुत पनिशमेंट दिया, उनको कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया और उनको कहा कि तुमने साजिश रची है, कॉन्स्पिरेसी की है, और उनको टॉर्चर किया गया, उनके साथ बहुत बुरा पड़ता, उनको मार दिया गया, प्रिजन में रखा गया, लेबर कैंप में रखा गया। जबकि उनमें बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही अच्छे थे, इनोसेंट थे, लेकिन फिर भी स्टालिन की ये पॉलिसी अपनाई गई। तो आपने देखा कि स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, और उस टाइम पे क्या क्या कंडीशंस थी, वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, फूड ग्रेन्स की, और कलेक्टिवाइजेशन में फार्मर्स को क्या क्या ऑर्डर दिए गए थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.